नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 दिसंबर सन 2025। नवमी तिथि शाम 4:36 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में पशुओं की लंपी बीमारी को लेकर अलर्ट। हिसार में लुवास के वैज्ञानिकों ने एडवाइजरी की जारी, कहा मच्छर मक्खियों से बचाएं। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को कैप्टन अजय का साथ। रेवाड़ी में 3 दिन रहेंगे पूर्व MP। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व राव दान सिंह कर चुके हैं किनारा। नारनौद में जाट खाप की महापंचायत 14 तारीख को होगी। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के बयान से रोष, लिया जा सकता है बड़ा निर्णय। हरियाणा में कर हितैषी ऐप से रुकेगी GST चोरी। CM बोले फर्जी बिलिंग टैक्स चोरी की कर सकेंगी शिकायत। सरकारी नौकरी अपडेट। DSSB में MTS के 714 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास करें अप्लाई। हरियाणा में अब डॉक्टरों की हैंडराइटिंग देख नहीं चकराएगा लोगों का सिर। साफ अक्षरों में दवाइयों के नाम लिखने के आदेश हुए जारी। हरियाणा में श्रमिकों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। अंबाला छावनी में जल्द शुरू होगा 100 बेड का नया अस्पताल। मनरेगा योजना का नाम बदलने की चर्चाओं ने पकड़ा जोर। जानिए क्या होगी नई पहचान। सोनीपत में रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक। 5 फसलें की गई शामिल। गेहूं के लिए 487 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम। फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचे मंत्री राजेश नागर। गुर्जर महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। 3 दिन चलेगा महोत्सव। विनेश फोगाट ने वापस लिया संन्यास। जींद के जुलाना से हैं कांग्रेस MLA। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में करेंगी वापसी। और नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ी। रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% पर पहुंची। अक्टूबर में ये 0.25% पर थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते ठंड लगातार बढ़ रही है। दिन में हल्की गर्माहट के साथ तेज हवाएं चलती हैं। रात्रि के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। यहाँ सुबह के समय कुछ जगहों पर धुंध नजर आने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा में आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। अधिकतर स्थानों पर रात का तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। कुछ एक स्थानों पर एक बार फिर शीतलहर व सूखी ठंड और पाला जमने की स्थिति देखने को मिलेगी। हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों पर 14 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान घनी धुंध होने की भी संभावना है। ठंड व घनी धुंध के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते रहेंगे। इसकी वजह से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी रहेगी, जिसके कारण दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बर्फबारी होने से सूखी ठंड बढ़ने की संभावना अधिक रहेगी। हरियाणा में एक बार फिर पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का संक्रमण बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी लुवास ने पशुपालकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। लुवास के अनुसार ढेलेदार त्वचा रोग एक वायरस जनित संक्रामक रोग है जो पॉक्स वायरस से फैलता है। यह रोग संक्रमित पशु के संपर्क में आने या मच्छर, मक्खी एवं चीचड़ जैसे कीटों द्वारा तेजी से फैलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जूनोटिक नहीं है, यानी मनुष्यों में नहीं फैलता। पशुपालक अधिक जानकारी के लिए लुवास विश्वविद्यालय हिसार से संपर्क कर सकते हैं। यह रोग गर्म एवं नमी वाले मौसम में अधिक फैलता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर गांठें या फोड़े, आंख नाक से पानी आना, भूख कम होना, पैरों में दर्द एवं सूजन, दूध उत्पादन में कमी, गर्भपात और थनों में सूजन शामिल है। बीमारी की मृत्यु दर लगभग 1 से लेकर 5% तक देखी जा रही है। पशु वैज्ञानिकों ने बताया कि बीमार पशु का उपचार केवल नजदीकी पशु चिकित्सालय या औषधालय की सलाह से करवा सकते हैं। स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण तत्काल करवाएं, यही सर्वश्रेष्ठ बचाव भी है। इसके अलावा जिन पशुओं में लक्षण दिखाई दे रहे हो उनका टीकाकरण न करवाएं। विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेकर कुश्ती में लौटने का फैसला लिया है। वे 2008 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहती हैं। विनेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, खामोशी में मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी। आग कभी भी खत्म नहीं होती। विनेश 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थी। हालांकि फाइनल से पहले उनका 100 ग्राम वजन अधिक निकला, जिससे वे डिस्क्वालीफाई हो गई थी। इसके बाद उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कह दिया था। विनेश अभी हरियाणा के जुलाना
कैरोलिना से कांग्रेस विधायक हैं। साल 2024 पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में विनेश फोगाट इतिहास रचने के बेहद करीब थी। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। उनके फॉर्म को देखकर गोल्ड जीतने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फाइनल से कुछ घंटे पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके चलते उन्हें मुकाबले से बाहर कर दिया गया। साल 2024 का पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट का यह तीसरा ओलंपिक था। 2016 के रियो ओलंपिक में वे चोट की वजह से बाहर हो गई थी। उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वे क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग की 2 नई डिजिटल योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मकसद सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना, काम को तेजी से करना और लोगों को आसानी से सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इन डिजिटल पहलों से सरकारी काम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित हो जाएंगे और राजस्व का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने विभाग द्वारा बनाई गई हितैषी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। यह ऐप लोगों को जीएसटी चोरी की जानकारी आसानी से और गुप्त तरीके से देने में मदद करेगा। इससे सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और ईमानदार व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। नागरिक फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने या लेन देन छिपाने जैसी अनियमितताओं की सूचना फोटो या वीडियो या फिर दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकते हैं। ऐप यह सुनिश्चित करता है कि सूचना देने वाले की पहचान संबंधित फील्ड अधिकारियों को न दिखाई दे। प्राप्त सूचना पर विभागीय अधिकारी आवश्यक जांच और कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी प्रशासन में पारदर्शिता मजबूत होगी। हरियाणा में विधानसभा सीट सफेदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम द्वारा जाट समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान से समुदाय में गहरा रोष है। इसी मुद्दे पर 14 दिसंबर को नारनौद की दादा देवराज धर्मशाला में खापों की महापंचायत बुलाई गई है। विधायक के इस बयान के बाद विश्व जाट महासभा सहित सभी खापों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवी वर्ग के हिसार में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायक के अशोभनीय शब्दों को समाज की गरिमा के खिलाफ बताया गया। महासभा के प्रदेश महासचिव उपेंद्र सिंह डाटा ने बताया कि यह पंचायत आगे की रणनीति तैयार करने और एकजुट होकर निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी खाप प्रतिनिधियों, किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं और सामाजिक संगठनों से इसमें शामिल होने की अपील की है। उपेंद्र सिंह डाटा ने समाज की एकता, अखंडता और भाईचारा बनाए रखने के लिए हर सदस्य की उपस्थिति को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार समाज के स्वाभिमान और हितों की रक्षा के लिए समय रहते सामूहिक निर्णय लेना आवश्यक है। विधायक रामकुमार गौतम के बयान को लेकर क्षेत्र में रोष लगातार बढ़ रहा है। कई संगठनों और ग्रामीणों ने महापंचायत में पहुंचने की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार 14 दिसंबर की यह महापंचायत बेहद अहम साबित हो सकती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक के खिलाफ कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। सोनीपत के डीसी सुशील सारवान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत रबी 2025-26 सीजन की फसलों का बीमा 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। डीसी ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकृत बीमा कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि किसानों को समय पर लाभ मिल सके। सोनीपत में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि रबी 2025-26 में गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसान इन फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड या जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ संबंधित बैंक या CSC केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है तो उसे अपने ऋणदाता बैंक में कट ऑफ डेट से 7 दिन पहले यानी 24 दिसंबर 2025 तक लिखित घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। वहीं फसल परिवर्तन करवाने वाले किसान 29 दिसंबर 2025 तक अपने बैंक में फसल परिवर्तन करवा सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 144-47 से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार यूपीए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक यानी मनरेगा योजना का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। मीडिया संस्थानों में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार इस योजना का नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2025 से बदलकर पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल 2025 रख सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए नए नाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से नाम बदलने को
को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मनरेगा योजना को नाम देने के फैसले को भी मंजूरी प्रदान की जा सकती है। मनरेगा यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी मिलती थी। इस योजना को ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया था। ये योजना ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के लिए नियमित आय का साधन थी। अधिकतर काम जल संरक्षण, भूमि सुधार, सड़क निर्माण और पौधारोपण से जुड़े हुए थे। डॉक्टर अपनी लिखावट को लेकर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उनकी लिखी गई दवाई सिर्फ दवा स्टोर वालों को ही समझ आती है। लेकिन अब हरियाणा के नागरिक अस्पतालों में ओपीडी कार्ड पर डॉक्टरों की लिखावट में सुधार होगा। दवाओं के नाम व दिए गए उपचार को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। अम्बाला सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को अपने कार्ड व मरीज की फाइल पर लिखावट में सुधार करते हुए साफ व स्पष्ट रूप से लिखने को कहा था, ताकि कोई भी मरीज ओपीडी में जाता है तो वह कार्ड पर लिखा हुआ उपचार व दवाइयों को ठीक ढंग से समझ सके कि आखिर कौन सी दवा लिखी गई है। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर जो लिखते हैं या तो वो केवल फार्मेसी वाले को समझ आता है या फिर खुद डॉक्टर को। अम्बाला सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने बताया कि मुख्यालय से मिले पत्र के बाद सभी सरकारी डॉक्टर्स को दवा पर्ची पर साफ साफ राइटिंग में लिखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड के अंदर चौथा गुर्जर महोत्सव 2025 प्रारंभ हो गया है। कुल मिलाकर ये 3 दिनों तक महोत्सव चलेगा। महोत्सव की शुरुआत करने के लिए हरियाणा के खाद्य मंत्री राजेश नागर पहुंचे। मेले में देश भर से गुर्जर जाति से संबंध रखने वाले कई लाख लोग इस महोत्सव में 3 दिनों में पहुंचेंगे। महोत्सव सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगा। सूरजकुंड में शुरू हो रहे इस गुर्जर महोत्सव को गुर्जर आर्ट एवं कल्चर ट्रस्ट द्वारा लगाया जा रहा है। इस महोत्सव में समापन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आएंगे। गुर्जर महोत्सव का थीम आर्ट एंड क्राफ्ट रखा गया है। महोत्सव में गुर्जर समाज के इतिहास को लेकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। खान पान के साथ गुर्जर समाज की वेशभूषा और रहन सहन को भी दिखाया जा रहा है। महोत्सव में होली गायन, नगाड़ा और रस्साकसी के साथ साथ कबड्डी के खेलों का भी आयोजन इस बार किया जा रहा है। 3 दिनों तक ये अलग अलग समय पर इनका आयोजन किया जाएगा। राजेश नागर ने कहा कि इस तरह के महोत्सव हमारे समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। महोत्सव में केवल गुर्जर ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी आते हैं जो हमारे कल्चर को मान सम्मान देते हैं। इससे हमारे समाज के बीच में भाईचारा बढ़ता है। ये महोत्सव हमें एक रहना सिखाता है। जो कल्चर हमसे पीछे छूट गया है उसको फिर से वापस लाने की आवश्यकता है। उसी को वापस लाने का काम ये महोत्सव कर रहा है। दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को कैप्टन अजय सिंह यादव का साथ मिला है। अहिरवाल में अभी तक किसी भी नेता ने ब्रजेंद्र सिंह की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाया था। हुड्डा से अक्सर 36 का आंकड़ा रखने वाले कैप्टन अजय यादव सद्भाव यात्रा में उनके साथ दिखाई देंगे। रेवाड़ी में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगी। यात्रा की कामयाबी के लिए उनके पिता वीरेंद्र सिंह सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। वे रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह यादव के आवास पर पहुंचे व यात्रा के लिए सहयोग मांगा। कैप्टन ने तुरंत वर्कर मीटिंग बुलाकर कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी कर दिए कि वे सद्भाव यात्रा में शामिल रहें। कैप्टन के आवास पर रेवाड़ी में वीरेंद्र सिंह डूमर खान ने कहा कि रेवाड़ी के बाउल से तीसरे चरण की यात्रा का आगाज होगा। तीसरे चरण की यात्रा करीब 1 माह तक चलेगी, जिसके समापन तक प्रदेश की 43 विधानसभा क्षेत्र में सद्भाव यात्रा पहुंच जाएगी। अहिरवाल क्षेत्र में कांग्रेस के नांगल चौधरी से एकमात्र एमएलए हैं, वो भी महेंद्रगढ़ में यात्रा के दौरान शामिल नहीं हुई। हालांकि मंजू चौधरी को राव इंद्रजीत की करीबी माना जाता है, लेकिन वे कांग्रेस में हुड्डा गुट की तरफ उनका रुझान अधिक है। महेंद्रगढ़ चूंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का गृह जिला भी है, वो भी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। वो कई बार खुले मन से भी बता चुके हैं कि यात्रा की आधिकारिक सूचना केंद्रीय नेतृत्व से उनके पास नहीं आई थी। वहीं राव दान सिंह हुड्डा गुट के हैं, वो भी कभी सद्भाव यात्रा में शामिल नहीं हुए। ये यात्रा 6 महीने तक चलेगी। इस दौरान हरियाणा के सभी 90 हलकों को टच किया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिला महेंद्रगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर लाने को लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले के कई ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया गया है। अन्य बचे हुए स्थलों पर कार्य किया जा रहा है। लघु सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की 1 स्टेट 1 ग्लोबल टूरिस्ट हब योजना के तहत जिला महेंद्रगढ़ में ऐतिहासिक स्थलों को लेकर और अधिक कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक स्थलों अलवर, सरिस्का, जयपुर और मंडावा को जोड़ने पर भी
एक अच्छा टूरिस्ट सर्किट बनता है। उन्होंने बताया कि यहाँ से विदेशी पर्यटक राजस्थान के बीकानेर, सीकर के मंडावा और जैसलमेर समेत अन्य कई शहरों में जाते हैं। ऐसे में इन पर्यटकों को यहाँ पर रोका जा सकता है, जिनको नारनौल की ऐतिहासिक इमारतों का दौरा करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में ढोसी पर रोपवे बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के 714 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती दिल्ली सरकार के 12 विभागों में निकली है। इनमें श्रम विभाग, NCC विभाग, खाद्य महापूर्ति विभाग, विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग व आबकारी विभाग और औषध नियंत्रण विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल तय की गई है। फीस सामान्य व OBC के लिए 100 रुपए रहेगी, तो वहीं महिला, SC, ST, PWD व पुरुष सैनिकों के लिए निःशुल्क रहेगा। सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। अन्य अलाउंस का लाभ भी दिया जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी है, तो वहीं आवेदन शुरू होने की तारीख 17 दिसंबर है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान व अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। परीक्षा की तिथि 25 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक रहेगी। परीक्षा के स्थान की बात करें तो यदुवंशी कॉलेज, पटिकरा, रेवाड़ी रोड, नारनौल रहेगा। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 5 जनवरी को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने बताया कि कार की बुकिंग 15 दिसंबर से शुरू होगी। इसका टीजर जारी हो चुका है। खास बात यह है कि अपकमिंग प्रीमियम SUV ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ XUV 7XO के नाम से आएगी। वर्तमान में महिंद्रा XUV 700 की कीमत 13,66,000 रुपए से लेकर 23,71,000 रुपए तक, जो कि एक्सशोरूम पैन इंडिया जाती है। अपकमिंग 2026 महिंद्रा XUV 7XO की कीमत की बात करें तो वो इससे ज्यादा रखी जा सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो N, टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और MG हेक्टर प्लस से होगा। नई 2026 महिंद्रा XUV 7XO को टेस्टिंग के दौरान पहले भी कई बार भारतीय सड़कों पर देखा जा चुका है। 18 इंच के नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। वहीं रियर में कनेक्टेड LED टेल लाइट और नए डिजाइन का बम्पर मिलेगा। फेसलिफ्ट XUV 7XO कार में नए ट्रिपल स्क्रीन लेआउट के अलावा मसाजिंग फ्रंट सीटें, रियर वेंटिलेटेड सीटें, अपग्रेड 16 स्पीकर, हार्मन कार्ड साउंड सिस्टम, मल्टी कलर एम्बियंट लाइटिंग और एक अतिरिक्त वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर 85,267 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 148 अंक चढ़ा और ये 26,046 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील, जोमेटो और अल्ट्राटेक सीमेंट में 3% तक की तेजी रही। वहीं ITC, सन फार्मा और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट रही। NSE के मेटल सेक्टर में सबसे अधिक 2.63% की तेजी रही। ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिली। वहीं सोने और चांदी की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,114 रुपए बढ़कर 1,32,710 रुपए पहुंच गई है, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर भी है। वहीं चांदी के दाम 6,899 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। ये लगातार तीसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,21,562 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।